बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी आमिर नज़ीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इजी अकाउंटिंग सीरीज़ की एपिसोड 2 में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूं। और आज की एपिसोड में हम एसेट्स को डिस्कस करने जा रहे हैं कि व्हाट इज़ एसेट। इससे पहले इस सीरीज़ की जो फर्स्ट एपिसोड थी उसमें मैंने डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ अकाउंटिंग। तो अगर अभी तक आपने हमारी फर्स्ट एपिसोड नहीं देखी तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक आपको मैंने मेंशन किया है। आप उस लिंक पे क्लिक करके हमारी वो फर्स्ट एपिसोड देख सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाली मज़ीद वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल सकें। आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है उन स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल जो कि अकाउंटिंग जिनका सब्जेक्ट है, चाहे वो एडीसी कर रहे हों, बीबीए कर रहे हों, आईकॉम कर रहे हों, बीएस इन कॉमर्स कर रहे हों और इवन बीबीए या एमबीए कर रहे हों, तमाम वो स्टूडेंट्स। इसके अलावा अगर किसी का अपना कोई बिजनेस है जो अकाउंटिंग का स्टूडेंट नहीं भी है लेकिन वो अकाउंटिंग में इंटरेस्ट है उसका, वो सीखना चाहता है या अकाउंटिंग की उसकी बेसिक वीक है या वो अपने छोटे मोटे बिजनेस को अकाउंटिंग करना चाहता है खुद, तो उसके लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, एसेट क्या होते हैं? एसेट को उर्दू में असासे कहते हैं। अक्सर आपने वर्ड सुना होगा कि आपके पास कितने असासे हैं या आप अपने असासे डिक्लेयर करें। तो बेसिकली एसेट्स को अगर मैं एक वर्ड में डिफाइन करूं तो एसेट्स आर रिसोर्सेज। एसेट क्या है? बेसिकली रिसोर्सेज हैं, वसाइल हैं। ये एक वर्ड की डेफिनेशन, यानी एक वर्ड में कोई आपसे पूछता है कि भाई बता दे एसेट क्या होता है, तो आपने कहना कि एसेट्स आर रिसोर्सेज। अकाउंटिंग की लैंग्वेज में अगर हम इसको डिफाइन करें तो एसेट्स आर दोज इकोनॉमिक रिसोर्सेज विच गिव यू बेनिफिट, इकोनॉमिक बेनिफिट इन फ्यूचर। यानी ऐसी कोई भी चीज़ जब आप उसको यूज़ करते हैं वो आपको बेनिफिट देती है, इकोनॉमिक बेनिफिट देती है। इकोनॉमिक बेनिफिट का मतलब है कि किसी भी बिज़नेस को जब हम चलाते हैं तो उस बिज़नेस को चलाने के लिए जो हमें रिसोर्सेज चाहिए होते हैं जो कि उस बिज़नेस में हमें हेल्प करते हैं रेवेन्यू जनरेट करने में। इकोनॉमिक बेनिफिट क्या होता है? आपका रेवेन्यू होता है, यानी आपकी आमदनी होती है, आपकी इनकम होती है जो आप जनरेट करते हैं थ्रू योर बिजनेस एक्टिविटीज़। सो ऑल दोज रिसोर्सेज विच यू यूज़ टू जनरेट रेवेन्यू, टू जनरेट इकोनॉमिक बेनिफिट, टू गेट द इकोनॉमिक बेनिफिट, इट इज़ योर एसेट। जैसे कैश हो गया, जैसे आपके जो है वो मर्चेंडाइज हो गई। मर्चेंडाइज मीन्स के जिस चीज़ का आप बिज़नेस करते हैं, जैसे कोई राशन की दुकान है आपकी तो राशन आपके लिए मर्चेंडाइज है। अगर मेडिकल स्टोर है आपका तो मेडिसिन आपके लिए मर्चेंडाइज है। यानी वो जो जिसकी आप ट्रेडिंग करते हैं, जिसको आप सेल करते हैं, वो मर्चेंडाइज आपके लिए एसेट है। इसके अलावा जो आपके पास इक्विपमेंट्स होते हैं, मशीन होती है, जैसे ये लैपटॉप है, फर्नीचर है, बिल्डिंग है, जैसे ऑफिस के अंदर जितने भी फोटोकॉपियर है, स्टेशनरी है, ऑल दीज थिंग्स आर बेसिकली योर एसेट्स। इसी तरीके से आपके जो रिसीवेबल्स होते हैं, रिसीवेबल्स का मतलब है कि आपने किसी को उधार पे माल बेचा है या आपने किसी को उधार दिया है, आपने उसको से वो पैसे लेने हैं, तो अकाउंटिंग में उसको रिसीवेबल्स कहा जाता है। तो रिसीवेबल्स भी आपके लिए एसेट्स होते हैं। एसेट की डेफिनेशन के बाद हम टाइप्स ऑफ एसेट पे चलते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एसेट्स, करंट एसेट्स एंड नॉन करंट एसेट्स। करंट एसेट्स वो होते हैं जो कि एक साल के अंदर अंदर यूज़ हो जाते हैं, यानी एक साल से ज़्यादा वो आप उसको यूज़ नहीं कर सकते, वो इसकी जो लाइफ होती है विदिन 1 ईयर वो ख़त्म हो जाती है। या जो इजीली कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं, कोई ऐसा एसेट हो जो जिसकी लाइफ 1 साल से ज़्यादा हो लेकिन वो कैश में इजीली कन्वर्ट हो सकता हो, या कैश जैसा हो। कैश जैसा क्या हो सकता है? कैश खुद भी करंट एसेट है क्योंकि उसकी जो लाइफ होती है वो कि सर्टेन नहीं होती ना। कैश तो आप 1 मिनट में यूज़ कर सकते हैं। तो किसी भी एसेट की जो एबिलिटी होती है कैश में कन्वर्ट होने की, उसको लिक्विडिटी कहा जाता है। यानी जिस एसेट की लिक्विडिटी ज़्यादा होगी वो करंट एसेट होगा। लिक्विडिटी ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि ईजिली कैश में जो कन्वर्ट हो सकता है, जैसे कि आपका बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट में जो भी आपके पास बैलेंस होता है वो ईजिली कैश में कन्वर्ट हो सकता है। जैसे आपकी मर्चेंडाइज हो गई, क्योंकि आप मर्चेंडाइज बेचते हैं तो वो कैश में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे आपके रिसीवेबल्स है, यानी अकाउंट रिसीवेबल, कस्टमर का जो अकाउंट होता है, जो उधार का खाता होता है, उसे अकाउंट रिसीवेबल कहते हैं। आप कस्टमर को माल बेचते हैं तो जो पैसे आपको उससे लेने होते हैं, जो उधार पे आपने माल बेचा होता है, वो अकाउंट रिसीवेबल कहलाता है। तो ये भी क्या है, क्योंकि ये तो कुछ अरसे के लिए होता है ना, ये 1 महीने के लिए, 1 हफ्ते के लिए होगा, फिर आप पैसे वापस लोगे। कोई 2-3 साल के लिए तो आप उधार पे माल नहीं बेचोगे, तो ये भी आपके लिए करंट एसेट होता है। इसी तरीके से आपके प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं। प्रीपेड वो अमाउंट होता है जो कि आपने किसी एक्सपेंस के लिए पे किया होता है लेकिन एडवांस में पे किया होता है। फॉर एग्जांपल मैंने 6 महीने का रेंट एडवांस में पे किया तो मैं उसको प्रीपेड रेंट कहूँगा। अगर मैंने इंश्योरेंस के पैसे एडवांस में पे किए तो मैं उसको प्रीपेड इंश्योरेंस कहूँगा। तो ये तमाम के तमाम एक्सपेंस जो कि एडवांस में पे किए जाते हैं उन्हें प्रीपेड एक्सपेंसेस कहा जाता है और वो आपके करंट एसेट्स होते हैं। इसी तरीके से अगर मैं नॉन करंट एसेट्स की बात करूँ तो नॉन करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स
जिनकी लाइफ 1 साल से ज़्यादा होती है या जो कि ईजिली कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकते, जैसे आपके फिजिकल एसेट्स हो गए जितनी भी, यानी जैसे आपकी मशीन हो गई, इक्विपमेंट हो गई, जैसे बिल्डिंग हो गई, फर्नीचर हो गया, ऑल दीज एसेट्स हैव ऑब्वियसली लाइफ मोर देन 1 ईयर ना, तो दैट्स वाई ऑल एसेट्स आर नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स को भी हम मजीद कैटेगराइज कर सकते हैं फिक्स एसेट्स और इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर। फिक्स एसेट्स वो होते हैं जो कि फिजिकली हम यूज़ करते हैं, जिनकी फिजिकल कोई ख़ास फिजिकल शेप होती है, जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं और फिजिकली हम उसको यूज़ करते हैं। जैसे आपका फर्नीचर हो गया, आपकी मशीन हो गई, आपका इक्विपमेंट हो गया, जैसे लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर वगैरह हो गया, फर्नीचर वगैरह हो गया, ऑल दिस आर बेसिकली फिक्स्ड एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स वो होते हैं जिनकी लाइफ एक तो बहुत लंबी होती है, 1 साल से ज़्यादा होती है, लेकिन वो हम देख नहीं सकते। इसको इनविजिबल एसेट्स भी कह सकते हैं, यानी यू कैन नॉट सी देम, यू कैन नॉट टच देम बिकॉज दे आर इनटेंजिबल, दे आर इनविजिबल। जैसे गुडविल होती है, यदि किसी भी बिजनेस की जो गुडविल होती है वो लॉन्ग टर्म होती है, लेकिन वो आप देख नहीं सकते। गुडविल इज़ इनसाइड कंज्यूमर्स माइंड ना, कोई भी ब्रांड होता है वो आपके माइंड में उसकी एक इमेज होती है, एक पोजिशनिंग होती है, एक अच्छी कारोबारी वैल्यू होती है किसी चीज़ की, वो आपके दिमाग में होती है। लेकिन अगर आप उस वैल्यू की प्राइस पे करते हैं, ठीक है ना, तो वो उसको अपने पास गुडविल के तौर पे रिकॉर्ड करते हैं। मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। एक चलता हुआ बिजनेस जब मैं परचेज़ करूँगा तो उसको हो सकता है मैं उसकी जो एसेट्स की वैल्यूज़ है उससे ज़्यादा पे परचेज़ करूँ, कि वो चलता हुआ बिजनेस एक ब्रांड है। सपोज़ एक शॉप जो बहुत चलती हुई शॉप है, उसके पास जितने भी एसेट्स हैं वो 1 करोड़ रुपए के हैं, लेकिन वो 2 करोड़ रुपए या 1.5 करोड़ रुपए डिमांड कर रहा है। तो हो सकता है मैं इस वजह से वो 2 करोड़ भी पे कर दूं, क्योंकि वो एक्सिस प्राइस जो मैं पे कर रहा हूँ उसकी गुडविल की वजह से पे कर रहा हूँ, और ये गुडविल शॉर्ट टर्म तो नहीं होती, लॉन्ग टर्म होती है। तो गुडविल भी आपकी नॉन करंट एसेट्स होती है। जो एक्सिस पेमेंट मैं करूँगा ना 1 करोड़ से ऊपर की, इसको मैं अलग से अपने पास गुडविल के नाम से रिकॉर्ड करूँगा। इसी तरीके से किसी भी कंपनी का जो कॉपीराइट होता है, कॉपीराइट का मतलब है जैसे आपने अक्सर देखा होगा प्रोडक्ट्स पे लिखा होता है, या आप किसी वीडियो के शुरू में कॉपीराइट लिखा होता है कि भाई ये इसकी कॉपी करना या इसको जो ना अपने नाम से शेयर करना जो है वो इलीगल है, यानी आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो सकती है। ये बाकायदा इसके पेमेंट करनी पड़ती है। सपोज़ अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी वीडियो या मेरी जो है वो मेरी कोई बुक है जिसकी कोई कॉपी ना बनाए अपने नाम से, तो मैं उसका कॉपीराइट क्लेम परचेज़ करूँगा गवर्नमेंट से, और ये कई सालों के लिए होता है ना। तो इसकी जो पेमेंट मैं कर रहा हूँ, तो वो जो एसेट है, कॉपीराइट जो मुझे मिलेगा वो लॉन्ग टर्म एसेट है, वो एक लीगल राइट है, एक डॉक्यूमेंट मुझे मिल जाएगा, ठीक है, एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा, लेकिन वो कोई फिजिकल एसेट तो नहीं है ना। कॉपीराइट एक लीगल आपके पास राइट आ जाता है कि आप अपने नाम से जो चीज़ बेच रहे हो कि कोई आपकी वो चीज़ कॉपी ना करे। इस तरह के जो एसेट्स होते हैं ये एडवांस लेवल पे पढ़ाए जाते हैं, तो ये आपके नॉन करंट एसेट्स होते हैं। करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स के अलावा एक और कैटेगरी होती है जो कि इन एसेट्स से रिलेटेड होती है, जिसको कॉन्ट्रा एसेट्स कहा जाता है। आपके पास 2 तरह के कॉन्ट्रा एसेट्स होते हैं। एक कॉन्ट्रा एसेट होता है डेप्रिसिएशन के नाम से, जिसको हम अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन कहते हैं, और दूसरा होता है अलाउंस फॉर बैड डेट्स के नाम से। अब ये कॉन्ट्रा एसेट क्या होता है, मैं अब आपको एग्जांपल देता हूँ। सपोज आपके पास कोई फिक्स एसेट है, मैं एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास ये लैपटॉप है, ठीक है ना, और ये लैपटॉप सपोज करें मैंने 1 लाख रुपये का ख़रीदा है, और इसकी लाइफ जो एस्टिमेटेड लाइफ है वो 5 साल, यानी 5 साल तक ये लैपटॉप चलेगा, जो एस्टिमेटेड लाइफ है। तो ऑन एवरेज इसका मतलब है कि 20,000 पर ईयर ये चलेगा, यानी 1 लाख डिवाइड बाय 5 ईयर्स करूँगा तो 20,000 आ जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, हर साल के एंड में मैं इसकी ये जो वैल्यू मैं यूज़ करूँ, एलोकेशन ऑफ कॉस्ट हो रही है, यानी जो मैं इसको यूज़ करूँ, इसको मैं एक अकाउंट में रिकॉर्ड करूँगा जिसको डेप्रिसिएशन अकाउंट कहते हैं। तो जब ये डेप्रिसिएशन में अपने पास रिकॉर्ड करूँगा तो ऑटोमेटिकली इसकी वैल्यू 20,000 कम हो जाएगी, और उस अकाउंट में वो पैसा या वो मतलब ट्रांजेक्शन हो जाएगी। तो ये बेसिकली कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट कहलाता है, जो कि इस अकाउंट का डेप्रिसिएशन अकाउंट होगा ना, यानी इस एसेट का जो डेप्रिसिएशन अकाउंट होगा वो कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट होगा। कॉन्ट्रा का मतलब होता है इनवर्स, नेगेटिव, यानी वो इसकी वैल्यू को कम करेगा। हर साल जब मैं 20,000 का इसका यूजेज रिकॉर्ड करूँगा उस अकाउंट में, तो इस एसेट की वैल्यू को मुझे डाउन करना पड़ेगा। तो वो बेसिकली इसको क्या कर रहा है, कम कर रहा है, इसलिए उसे कॉन्ट्रा एसेट कहा जाता है। डिटेल में इंशाल्लाह इस पर वीडियो बनाऊंगा। पूरा टॉपिक है आपका एडीसी पार्ट 1 के अंदर भी, और अगर कोई बीकॉम बीबीए का स्टूडेंट है तो उसके भी ये टॉपिक होता है डेप्रिसिएशन का, और सेकेंड ईयर कॉमर्स में भी होता है। जो दूसरा कॉन्ट्रा एसेट होता है उसको अलाउंस फॉर बैड डेट्स कहा जाता है। बैड डेट्स का मतलब होता है बुरा कर्जा। बुरा कर्जा वो जो वापस नहीं मिलता। मैंने आपको अब इस वीडियो के शुरू में बताया था कि करंट एसेट आपके पास एक होता है अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल आपका वो एसेट होता है, यानी वो अमाउंट होता है जो कस्टमर पे ड्यू होता है, जो आपको कस्टमर से लेना होता है, बिकॉज आपने उसको उधार पे माल बेचा होता है।
लेकिन हर कंपनी अपना एक मार्जिन रखती है कि वो जो उसको लगता है कि ये पैसे मुझे नहीं मिल पाएंगे। सपोज़ कंपनी ने ये अज्यूम किया हुआ है अपने पास्ट एक्सपीरियंस की बेस पे या मार्केट में जो इस वक्त चल रहा है, जो सिनेरियो जो सिचुएशन चल रही है कि 10% ऑफ अकाउंट रिसीवेबल मुझे नहीं मिल पाएगा। यानी अगर 1 लाख रुपए का रिसीवेबल है, मुख्तलिफ कस्टमर से छोटी छोटी अमाउंट मुझे लेनी है, टोटल 1 लाख रुपए मुझे लेने कस्टमर से, तो मुझे लगता है 10% मुझे नहीं मिल पाएगा। यानी 1 लाख का 10% होता है 10,000। तो मैं क्या करता हूँ, ये इतना अमाउंट जो है ना अपने अकाउंट रिसीवेबल का वो बैड डेट्स के नाम से अपने एक अकाउंट ओपन करता हूँ अलाउंस फॉर बैड डेट्स के नाम से। उसमें मैं एहतियातन वो लॉस शो कर देता हूँ साल के आखिर में, क्योंकि मुझे लगता है कि जब अगला साल मेरा शुरू होगा, जब अगला साल चलेगा, तो इस साल का वो पैसा जो अगले साल मुझे मिलना है, ठीक है ना, जो एंडिंग बैलेंस है मेरा रिसीवेबल का जो अगले साल मुझे लेना है, तो मुझे लगता है ये जो 10% है ना 10,000 रुपये, ये मुझे नहीं मिल पाएगा। ऑब्वियसली जितनी मरतबा मैं ये एस्टिमेशन करूँगा उतनी मरतबा मेरा अकाउंट रिसीवेबल कम होता जाएगा, क्योंकि वो अमाउंट मैं ट्रांसफ़र करता जाऊँगा, वो जो ट्रांजेक्शन करता जाऊँगा अलाउंस फॉर बैड डेट्स के अंदर, तो अलाउंस फॉर बैड डेट्स का बैलेंस बढ़ता जाएगा। इधर अकाउंट रिसीवेबल को वो नेगेटिवली शो कर रहा होगा कि देखो इतना पैसा इसमें से मुझे लगता है नहीं मिल पाएगा। इसलिए ये भी कॉन्ट्रा एसेट हुआ, क्योंकि ये उसकी वैल्यू को, अकाउंट रिसीवेबल की वैल्यू को, ये जो बैड डेट्स है ये कम करता है। तो ये दो जो कॉन्ट्रा एसेट्स होते हैं, ये एक अलाउंस फॉर बैड डेट्स और एक अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, ये भी आपके एसेट की एक कैटेगरी होती है जो कि एसोसिएटेड होती है। किनके साथ? अलाउंस फॉर बैड डेट्स एसोसिएट होता है अकाउंट रिसीवेबल के साथ, और अलाउंस फॉर जो डेप्रिसिएशन है वो किसी फिक्स एसेट के साथ एसोसिएट होता है, लेकिन नेगेटिवली एसोसिएट होता है, यानी उनको कम करता है। तो ये अच्छा, इस वीडियो में जो एसेट्स की मैंने बात की, मैंने अपने जो अकाउंटिंग के नोट्स हैं उसका लिंक, PDF जो फाइल है उसका लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उसमें बहुत सारे टॉपिक्स के नोट्स हैं, और ये जो एसेट्स की डेफिनेशन है और एसेट्स की जो एग्जांपल्स हैं वो भी इस नोट में आपको मिल जाएगी। तो इंशाल्लाह उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। एसेट को बहुत सिंपल वर्ड में डिफ़ाइन करने की मैंने कोशिश की है, शॉर्ट वीडियो बनाई है बस एक कॉन्सेप्ट देने के लिए। तो आपको उम्मीद है चीज़ें बहुत सारी क्लियर हुई होंगी, और बहुत सारी चीज़ें अगर आपको लगता है कि आपको समझ नहीं आई है तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। आप हमें FB पे, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, और अकाउंटिंग के लेक्चर्स की कंप्लीट प्लेलिस्ट इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वहाँ से आप मुख्तलिफ टॉपिक्स पर जो मेरा लेक्चर अवेलेबल है वो देख सकते हैं। ADC पार्ट 2 वाले भी बिजनेस कम्युनिकेशन के लेक्चर्स देख सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद होगी। नेक्स्ट एपिसोड जो हमारी एपिसोड 3 होगी उसमें हम इंशाल्लाह लायबिलिटीज़ को डिस्कस करेंगे, तो इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। और ये जो वीडियो है ये उन स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करें जो अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, चाहे वो इंटर के हैं, चाहे BCom, BBA, ADC कर रहे हैं, MBA कर रहे हैं, उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए इक्वली ये यूज़फुल वीडियो है। और इंशाल्लाह ऐसी ही वीडियोज़ आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।